अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय में सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय में आमूलचूल बदलाव होने जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय हो गया है। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं जो पूरे कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय को कवर करते रहे और कोरोना काल में नाकामियों का जिक्र तो बहुत हुआ कुमार, लेकिन अब जो डिसीजन सामने आया है और जिस तरह से अश्विनी चौबे और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने इस्तीफे दिए हैं, उसके बाद ये लग रहा है साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंत्रालय के कामकाज से पूरी तरह से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। निश्चित रूप से समीर, एक चीज तय है कि यदि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस बार के रिशफल ने ये बता दिया, आप किसी भी पोर्टफोलियो पे हो, किसी भी ओहदे पे हो, यदि आपने काम नहीं किया तो आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपने देखा होगा कोरोना काल में कई ऐसे उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। वैक्सीनेशन कब से लगना शुरू होगा ये बात डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं बल्कि प्रकाश जावड़ेकर बता रहे हैं। वैक्सीनेशन की तारीख कब होगी ये बात डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं, योगी आदित्यनाथ लखनऊ से कह रहे हैं कि मकर संक्रांति के आसपास से आम लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू होगा। वैक्सीनेशन की उपलब्धता कितनी है ये बात डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं जिसमें ऐसा लग रहा था कि हेल्थ मिनिस्टर को कुछ पता ही नहीं है और दूसरे लोग पोर्टफोलियो आके दूसरे लोग हेल्थ मिनिस्टर के पोर्टफोलियो आके संभाल रहे हैं। पूरे कोरोना काल में जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी समीर, यदि आपको किसी भी चीज में पारंगत हासिल है और आपको उस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी जाए तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप उसको और बेहतर तरीके से करेंगे और आप एक नजीर बनेंगे। नजीर बनना तो दूर, जितना कुछ मेसअप हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय में उसके हम और आप गवाह हैं। चाहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, चाहे उसके पहले सेकेंड वेव में तो जो कुछ भी हुआ, भगवान न करे दोबारा किसी को देखने का मौका मिले। ऑक्सीजन की कमी से भी देश में लोग मर सकते हैं। इस बात को लेकर जितनी थू हुई हमारी पूरे चिकित्सा जगत में, कोई बता नहीं सकता है उसकी कहानी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन से इस बात की उम्मीद थी कि एक मजे हुए व्यक्ति जिन्होंने पल्स पोलियो जो अभियान चलाया था जिसकी पूरे विश्व में तारीफ हुई थी, इस तरह का जिन्होंने अभियान चलाया हो, उनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि वो एक शानदार काम करके दिखाएंगे। और जैसा कि मनीष ने बोला, पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने कोरोना में ढंग से काम नहीं किया सबके ऊपर गाज गिरी है। हिंदुस्तान ही अब तक इससे अछूता था, आज मोदी सरकार ने वो भी कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे दोनों की छुट्टी हो गई है। बिल्कुल, दुनिया के उन तमाम मुल्कों की फहरिस्त में अब हिंदुस्तान का नाम भी सामने आ गया है जहां पर कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे नेता पर गाज गिरी है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे दोनों की छुट्टी हो गई है मोदी मंत्रिमंडल से। अब मंत्रिमंडल की शक्लो सूरत कैसी होगी इस अहम बदलाव के बाद, जिसे बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि 43 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसा होगा मोदी मंत्रिमंडल। एक्सक्लूसिव खबर, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, 18 पूर्व राज्य मंत्री, इसके अलावा 39 पूर्व विधायक और 23 ऐसे सांसद जो कि 3 बार चुनाव जीते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और टीम मोदी मंत्रिमंडल में आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इस पर बहुत सारे लोगों के सवालात थे, उनके जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। 11 महिलाओं को शामिल किया गया है, 2 महिलाएं कैबिनेट मंत्री होंगी, तो कुल 13 महिलाएं मोदी मंत्रिमंडल में सामने नजर आएंगी। और एज फैक्टर का अगर जिक्र किया जाए तो मंत्रिमंडल की औसत उम्र 58 बताई जा रही है, जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है क्योंकि 14 मंत्री 50 साल से नीचे हैं। इसीलिए जो औसत उम्र है मंत्रियों की, मंत्रिमंडल की जो औसत उम्र है वो हमें बेहतर नजर आ रही है। तो युवा मंत्रियों को शामिल किया गया है। बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां के जातिगत समीकरणों को किस तरह से आमोद राय ध्यान में रखा गया है और उसके तहत ये नाम हमारे सामने आ रहे हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं और खास तौर पर यूपी पर खास नजर रखिएगा।
देखिए, उत्तर प्रदेश को जहाँ तक 5 लगभग संभावित चेहरे इस आज के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जा रहे हैं। हाँ। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और उसके अलावा ब्राह्मण, इन 3 वर्गों से लोगों को लिया गया है। चूँकि चुनावी राज्य है और वहाँ जिस तरह से वोट का पैटर्न है और बीजेपी की जिस वर्ग में पैठ है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो टोटल कंपोजिशन की अगर बात करें तो इस पूरे कंपोजिशन में ओबीसी, एससी, एसटी पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है और साथ ही महिला उम्मीदवारों पर भी फोकस किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको अगर बताऊं कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट के करीब 8 इसमें टोटल मंत्रालय में कंपोजिशन में शामिल हो रहे हैं मंत्री। अगर समग्रता में बात करें, और देखिए, पहले और अब के मिला के तो नए मंत्रियों की पूरी डिटेल तो हम TV9 भारतवर्ष पर आपको दे ही रहे हैं। ये देखिए वो तस्वीर, और इस तस्वीर का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। किस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है, मीटिंग की गई है। ये तस्वीर बहुत अहम तस्वीर है, क्योंकि आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कैबिनेट एक्सपेंशन होना है और 43 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री आवास से जिस तरह से उन्हें न्योता आया, उसके बाद ये तमाम चेहरे, ये तमाम नेता प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे। ये उसी मुलाकात की तस्वीर इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट के उनके तमाम सीनियर सहयोगी सामने बैठे हुए हैं और सामने वो चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। 43 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जानी है और मोदी मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि 43 नए चेहरों को शामिल किया गया है और कई ऐसे बड़े बड़े मंत्री हैं जिनकी छुट्टी कर दी गई है। और उसमें सबसे बड़ा नाम है देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। इन दोनों सीनियर मंत्रियों की भी छुट्टी कर दी गई है। अब तक कुल 1 दर्जन चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में बहुत अहम। हम सब जानते हैं आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह का वक्त मुकर्रर किया गया है और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। और इस मीटिंग में भी आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। आमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आमोद, आप बता रहे थे समीकरणों के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आने वाले वक्त में तमाम राज्यों में चुनाव हैं, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिनको साधने की कोशिश की है। और यह तस्वीर भी सामने आ गई मीटिंग की। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए समीर, 8 राज्यों के तकरीबन 12 ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। हाँ। जो एससी कम्युनिटी से आते हैं। 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के अलावा कुल 5 और राज्य हैं जहां के 8 राज्यों से 12 एससी कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया गया है। उसके अलावा एसटी की अगर बात करें तो 8 एसटी मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया है और 7 राज्यों से अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया गया है। जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उसमें गोंड, संथाल, मिजी, मुंडा, टी ट्राइब, कोनबा, सोनोवाल, इन सब को शामिल किया गया है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल से आप देखिए कि एसटी को इसमें 8 स्थान मिला है। तो कुल मिलाकर इसमें पूरा वर्कआउट किया गया है। जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है और जातीय समीकरण में मैं बात करूं आपको कि जो एससी कम्युनिटी है उसमें 12 जो एससी कम्युनिटी के जातियां हैं उनको इसमें शामिल किया गया है आज के मंत्रिमंडल में। और उसमें रामदासिया, खटीक, पासी, कोरी, मगिदा, महार और जैसे जितनी जातियां हैं, जो एससी जातियां हैं, उनको शामिल किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से वर्कआउट किया गया है इस मंत्री परिषद विस्तार के लिए, वो अपने आप में काफ़ी पिछले 1 महीने से वर्कआउट किया जा रहा था और आज उसको एक मूर्त रूप दिया गया है। और शाम 6 बजे ये सारे कैबिनेट के हिस्सा होंगे।
ये सारे मंत्रिपरिषद के हिस्सा होंगे, ये तय किया गया है। और इसके ये नहीं कि सिर्फ जातीय समीकरण बिठाकर छोड़ दिया गया है, फिर उसमें सेलेक्ट किया गया कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड में एक ही कम्युनिटी के 3 लोग हैं तो उसमें जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसकी कोई प्रोफेशनल एफिशिएंसी है, उसको लिया गया है ताकि उसको मंत्रालय में यूज कर सके अपने विद्या का, अपने ज्ञान का। तो ये सब बातें हैं जिनको पूरा फोकस करके आज के मंत्रिपरिषद विस्तार में जगह दिया गया है। समीर, बिल्कुल, मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, एक बड़ा चेहरा आसाम के आदिवासी नेता सर्बानंद सोनोवाल जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाई ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो कुल मिलाकर आज का ये जो एक्सपेंशन है, इसमें ये त्याग और बलिदान का इनाम भी बखूबी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि त्याग और बलिदान या फिर कहें कि साथ देने का इनाम भी मिलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है समीर कि प्रधानमंत्री ने जो इन संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की और उसकी जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीर अपने आप में बता रही है कि इनका प्रोफाइल क्या होगा। जब पहली पंक्ति में जिस तरह से सर्बानंद सोनोवाल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये अपने आप में, नारायण राणे हैं, तो ये अपने आप में बता रहे हैं कि इनका कद कैसा रहने वाला है। क्योंकि नारायण राणे और सर्बानंद सोनोवाल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हाई प्रोफाइल चेहरा जो इनके पास आया है। इन सबको वो जिम्मेदारी दी जाएगी और हो सकता है कि इनमें से कईयों को वो जिम्मेदारी मिल सकती है जो अभी फिलहाल कुछ केंद्रीय मंत्रियों से वापस ली गई है। तो निश्चित तौर पर चेहरा को बदलने की कोशिश की गई है। और जैसा आमोद जी बता भी रहे थे आपको, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रशासनिक कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा इसका पॉलिटिकल कितना इम्पैक्ट है, ये देखने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश से ही अगर आप देखें तो जातिगत समीकरणों को यहाँ पर साधने की कोशिश की है। हालांकि समीर, यह भी दिलचस्प बात होगी कि 2014 हो या 2019 हो, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर जब हम लोग ये बातें करते थे तो उसमें बहुत कम होता था जब हम जातिगत समीकरण या क्षेत्रवार समीकरण की बातें करते थे, बल्कि हम ये कहते थे कि प्रधानमंत्री ने उन्हें किन क्राइटेरिया की वजह से चुना है। और इस समय जो बहस चल रही है, जिस तरह की बातें हो रही है, उसमें है कि उनका पॉलिटिकल जो लीनियज है वो किस तरह का है, यानी कि वो किस जाति समाज से आते हैं, कितने प्रभावकारी होंगे, 2022 में वो कितने प्रभावकारी होंगे, 2024 में कितने प्रभावकारी होंगे। तो कह सकते हैं कि कैबिनेट का ये जो विस्तार है, ये बहुत हद तक जो राजनीतिक लड़ाई आगे लड़ने जाने वाली है सरकार की, उसके लिए एक अहम भूमिका साबित हो सकती है। और शायद एक बड़ी वजह यह भी होगी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेता कहें, मंत्री कहें, जिनको कोरोना में परफॉर्मेंस की वजह से भी सही, और या फिर दिल्ली में अभी चुनाव भी नहीं है, तो वो किसी भी मायने में अभी फिलहाल आने वाले दिनों के लिए मोदी सरकार के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो सकते थे। आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं। जी, कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, और खास बात यह है कि युवा चेहरे जो हैं वो खास तौर पर ज्यादा नजर आएंगे अब मंत्रिमंडल में। औसत एज की बात की जाए तो वो सिर्फ 58 साल है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 13 वकील और 7 पूर्व सिविल सर्वेंट होंगे। तो बदला बदला सा नजर आएगा मंत्रिमंडल। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या संदेश छिपा इसमें? देखिए बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक तरीके से मिड टर्म में जिस तरीके से ये रिशफल किया गया है, इसमें हर वर्ग को तरजीह देने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि समाज का हर वर्ग, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी न किसी वजह से वो अपने आप को उपेक्षित या कमतर आंक रहा है, उस वर्ग को प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश है। हाल के दिनों में देखें, जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री बदला गया, वहाँ भी एक युवा चेहरे को तरजीह दी गई, पुष्कर सिंह धामी। इस बार के भी जो केंद्रीय कैबिनेट में की जो तरजीह दी गई है, उसमें युवा चेहरों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। कई लोगों को तो एलिवेट भी किया गया, जैसे अनुराग ठाकुर की बात करें तो उनको बताया जाता है कि एलिवेट भी किया गया है। तो इस तरीके से अभी का जो युवा वर्ग है, खास करके जो पोस्ट कोरोना का जो काल है, उस काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है वो तो युवा है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो या फिर किसी और वजह से। तो ऐसी स्थिति में उस वर्ग को साधने के लिए, उस वर्ग को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए और उस वर्ग को दोबारा जो है मेन स्ट्रीम में सही जगह देने के लिए कहीं न कहीं युवाओं को तरजीह दी गई है और वो तरजीह दिखती है। अब अभी तो कागजों पे दिख रही है, ज़मीन पे कितनी दिखेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से पुराने मंत्रिमंडल से मंत्रियों को उठा के बाहर किया गया है, उससे एक मैसेज तो और साफ है
कि आप बेशक किसी भी वजह से मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हों, अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपके साथ भी वही किया जाएगा जो काम अभी किया गया है। तकरीबन 8 से 10 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये जो अलग अलग वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है, ये बहुत ही खास है और यही खास इस मंत्रिमंडल को दूसरे मंत्रिमंडल से अलग बनाता है। समीर, ठीक है कुमार, हमारे साथ आमोद क्योंकि मौजूद हैं। आमोद, ये बताइए कि बीजेपी के खेमे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को लेकर किस तरह की हलचल आपको नजर आ रही है? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर आते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में उनका बड़ा रोल रहा, वो बात मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद केंद्रीय मंत्री का पद मिल जाना, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के नेता जो बेचैनी भरे अल्फाजों में बीजेपी से ये सवाल करते थे कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी छोड़कर आ गए, उनकी क्या दशा हो गई आपकी पार्टी में। तो बीजेपी के लिए पहले सवाल देना, जवाब देना ज्यादा आसान था या अब होगा? देखिए समीर, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि बीजेपी में पिछले दिनों कांग्रेस से आए हुए नेताओं को तरजीह नहीं मिलती, इसका कंप्लेन लोग कहते थे। हाँ। लेकिन पीछे जिस तरह से असम में हिमंत बिश्व शर्मा को सीएम बनाया गया, उसके बाद अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उन कयासों को माफ़ कीजिएगा, उन बातों को विराम देने की कोशिश भी है और ज़्यादा लोग आकर्षित भी हो सकते हैं। दूसरी बात कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए नए नहीं हैं। अगर आप बात करें तो बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में उनकी दादी रही हैं और उनके पिताजी जरूर रहे कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन उनकी दोनों बुआ आज भी बीजेपी में थी, पहले भी बीजेपी में थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस परिवार में बहुत सहजता से स्वीकार किया गया और बहुत सहजता से उनको अपनाया भी गया। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।